नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए यूनिट को प्रारंभ करेंगे, यूनिट 4 यानी मध्य प्रदेश को भूगोल को देखेंगे। पिछले बार भी भूगोल था एमपी का। इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे हुए हैं क्योंकि उन्होंने टॉपिक को स्पष्ट क्लियर किया हुआ है। सिलेबस में जो देखा जाए तो हम यहाँ वन देखेंगे, वन उपज देखेंगे, नदियाँ हैं, आपके पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, और इसके बाद हम जलवायु में देखेंगे तो ऋतुएं देखेंगे, तापमान है, आपकी वर्षा है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद कुछ देखा जाए तो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, मिट्टियाँ हैं, है ना, प्रमुख खनिज संसाधन हैं। इसके बाद आपको देखा जाए तो प्रमुख क्या है, प्रमुख आपकी फसलें हैं, फसलों के अलावा आपके जल संसाधन है, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं हैं, है ना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत भी हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग हुआ। इसके बाद जनसंख्या का भी यहाँ टॉपिक दिया गया है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि देखेंगे, वितरण देखेंगे एवं घनत्व देखेंगे, और इसके साथ साथ ही इसमें एक टॉपिक है नगरीकरण। ये सिलेबस हुआ आपका। इस सिलेबस को आप अपना पीडीएफ में रख के इसको एक सिलेबस को आप जरूर ध्यान रखा करो। कोई भी यूनिट पढ़ने के पहले सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस अच्छा है, इसमें चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट है। जैसे पिछली बार जो सिलेबस देख रहे थे आप, उसमें हम सामान्य परिचय देखने के बाद पठार पढ़ा रहे थे, जबकि पठार वहाँ इंगित नहीं था टॉपिक, यहाँ पठार दिया गया है। तो सबसे पहले हम किस तरीके से इस यूनिट को पढ़ेंगे, यानी वन दिया है तो क्या डायरेक्ट हम यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के वन पढ़ाने लगे या डायरेक्ट ही हम आपको वन उपज पढ़ाने लगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में जिस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, यानी शुरुआत में क्या देखते हैं ज्योग्राफी पेपर, भाई ये भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी, कौन से अक्षांश देशांतर पे मध्य प्रदेश लोकेट है, यानी मानचित्र में देखा जाए या आपके मैप में देखा जाए तो मध्य प्रदेश कहाँ अंकित है, ठीक है। तो पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे, है ना। इसके बाद हम सामान्य पर्चों पर बात करेंगे, जैसे कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, सारी चीज़ें, कौन कौन सा राजकीय है, यहाँ वृक्ष है, पशु है, सब चीज़ें देखेंगे जो भी ज्योग्राफी के संदर्भ में आती हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो हम एमपी की पॉलिटी वाले यूनिट में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो हम मध्य प्रदेश को पहले ये जानेंगे कि इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी अक्षांश देशांतर पे कहाँ है ये, यानी ग्लोब में इसकी स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं। जो आपकी समानांतर रेखाएं या लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो आपके अक्षांश कहलाते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और ये आपके हो गए देशांतर, देखें आप, मुझे आपका जो जिला है बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर में ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी हम सारा डिस्कस करेंगे अक्षांश देशांतर, यानी पूरा ज्योग्राफिक जिस तरह की क्लास होती है वैसे ही आपको यहाँ कराई जाएगी। तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर ये आपका जो मुरैना पड़ता है, यहाँ जो कौन सा अक्षांश होगा, 26 डिग्री 30 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश। अब आपको एक डाउट भी आया होगा कि साहब आप ऊपर उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप दक्षिण की तरफ भी उत्तरी लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको स्पष्ट करेंगे थोड़ी देर में, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। कोई भी संशय नहीं रहेगा क्लास खत्म होते होते तक। ये तो हो गया अक्षांश। अब बात आती है देशांतर की। तो देशांतर में देखा जाए तो आपका जो अलीराजपुर है, यहाँ से स्टार्ट होता है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ये आपको हम मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं। और यहाँ सिंगरौली में जो देखा जाए वो है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ भी आपको एक संशय आया होगा साहब, पूरब साइड पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं, समझ में आता है, आप पश्चिम साइड भी पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं, सारा स्पष्ट होगा, ठीक है। अभी आप इतना जाने ये मध्य प्रदेश की क्या हुआ, स्थिति हुई। अब हम यहाँ एक चीज और देख ले रहे हैं, 4 जिलों को और देख ले रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण में कई जिले हैं, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा है। इसी प्रकार पश्चिमी जिला,
इसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, यानी 4, इस समय वर्तमान में कितने जिले हैं आपके? 55 जिले हैं। तो आज हम आपको 4 जिले भी यहाँ से आपको याद करा देंगे और अभी हम अक्षांश देशांतर को भी बताएंगे। ये आपका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला, बुरहानपुर, दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं इसको। और ये है क्या? सबसे दक्षिण, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। कई बार इस तरीके से ही प्रश्न बन जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। अब उत्तर वाला देख लें। अब तो ये जो आपको दिखेगा यहाँ, ये मुरैना है। तो मुरैना जो जिला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसको हम क्या बोलेंगे? मुरैना डिस्ट्रिक्ट, मुरैना जिला। और ये कहाँ है? सबसे उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश नहीं लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि अब पढ़ाई एमपी का ज्योग्राफी रहे। अब मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यहां से देखा जाए आपका ये जो है, ये है सिंगरौली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? सिंगरौली, सिंगरौली। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला में तो सारे आते हैं, पर सबसे ज्यादा पूर्वी कौन है? तो इस तरीके से। और अब आते हैं पश्चिमी जिला। तो ये आपका ये है जो आपका अलीराजपुर है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हुई? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपने 4 जिले देखे, अक्षांश स्थिति देखी, देशांतर स्थिति देखी। अब एक चीज और यही देख लेते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी दूरी है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी दूरी है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सब ये पूछे जाते हैं भाई मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है, पश्चिम से पूरब की दूरी क्या है। सारे प्रश्न आपने देखे। और इसी तरीके से यहाँ हम सिंगरौली तक जाएंगे। तो साहब उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपकी 605 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की देखी जाए तो आपकी 870 किलोमीटर है। 2 चीज़ें देखिए। अब इसी मध्य प्रदेश से आपकी कर्क रेखा भी निकली है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों और भारत के 8 राज्यों से निकली है। तो इसको भी देखेंगे। ये क्या हो गई आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है ये, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। जहां डाउट होते हैं कहाँ कौन से जिले में आपको, वो भी हम यहाँ आपको क्लियर करेंगे। और कर्क रेखा यदि निकली है तो वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या होगी, निकली होगी। तो अब आपने देखा कि मध्य पूरा जो ग्लोब में देखा जाए, अच्छा जी अक्षांश देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भाई कोई चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, उसकी लोकेशन देखना है, तभी हमें अक्षांश देशांतर की वो पड़ रही। ये रेखाएं पृथ्वी पर है नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें पता चला पूरे ग्लोब में कि भाई मध्य प्रदेश कहाँ होगा, तो 21 से लेकर 26 उत्तरी अक्षांश के बीच में आप देखें उसको, है ना, 21/6 से 26/30 तक। और देशांतर से देखें हम 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट के बीच में देखा जाएगा, तो हमें मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अब हम आपको ये समझाने का प्रयास करें यहाँ कि साहब
ये आपने उत्तरी लिखा, हमें डाउट है क्योंकि आपको यहाँ दक्षिणी लिखते, आपने यहाँ पश्चिम साइड मध्य प्रदेश की पूर्वी लिखा, हमें एक डाउट बन रहा। इन दोनों डाउट को हम अभी आपको यहाँ उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, टॉपिक कुछ नहीं है, समझने के लिए कि हमें ये चीज समझने है, समझने के लिए, ठीक है। अब क्या समझना है, देखिए आप, ये आप हम एक अर्थ बनाते हैं आपको, ठीक, और एक बीच से जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं हम विषुवती वृत्त, और इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। सारी चीजें अभी बताएंगे आपको। तो 0 डिग्री के ऊपर जो भी होता है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और जो 0 डिग्री के दक्षिण में होगा उसको हम क्या बोल जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दो चीजें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जैसा आप 0 डिग्री के ऊपर गए जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे आओगे तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये रेखाएं आपको, क्योंकि इसके समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो आप, ये आप यहां देखें तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ कितनी ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं, 90 डिग्री, 90 रेखाएं ही खींच सकते हैं। जैसे आपका 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरीके से यहाँ 90। अच्छा, ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और यहाँ क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो इस तरीके की हम यहाँ रेखाएं क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी अक्षांश यानी लैटिट्यूड, जो रेखाएं लेटी हुई है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और अक्षांश के बारे में बताएंगे, पर आप यहाँ पहले समझे, ये वाला डाउट समझे कि उत्तरी क्यों और आप पूर्वी क्यों लिख रहे हैं। तो पहले हम उत्तरी की वाली बात करते हैं। इस तरीके से रेखाएं 90 तक आपकी जाएंगी, ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ ये पृथ्वी है, अब हम यहाँ थोड़ा सा आपको भारत दिखाते हैं, क्योंकि भारत के बीच में ही हम आपको एमपी बता देंगे। ये आपका इंडिया होगा, और इंडिया के बीच में हम यहाँ एमपी को आपको दर्शाते हैं। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बना लें तो भी आपको और अच्छे से स्पष्ट समझ में आएगा। अब यहाँ हम बीच में देखते हैं मध्य प्रदेश को, इस तरीके से मध्य प्रदेश है। तो अब देखिए आप, अभी अभी हमने क्या बोला, भूमध्य रेखा के ऊपर आप जाएंगे तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो अब भारत भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो अब यहाँ हम दक्षिणी क्यों लिखेंगे, यानी ये बिंदु भी उत्तरी कहलाएगा और ये बिंदु भी क्या कहलाएगा, उत्तरी कहलाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है पूरा भारत, ठीक है। अब यहाँ यदि भारत की स्थिति देखें, 2 मिनट थोड़ा भारत की बात कर लेते हैं भाई, इसके भी यहाँ अक्षांश देखा जाए, क्योंकि अब जो रेखाएं जा ही रही हैं। तो यहाँ कन्याकुमारी लोकेशन देखने को मिलती है, जो बिंदु है यहाँ आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। अब ऐसे ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश कितना मिलेगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यानी नॉर्थ अक्षांश लैटिट्यूड। तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सारा ही क्या कहलाएगा, उत्तरी कहलाएगा। तो अब एक आपको डाउट क्लियर हुआ कि साहब आपने यहाँ क्यों उत्तरी लिखा और ऊपर क्यों उत्तरी लिखा, ठीक है। अब यहाँ कहाँ तक है मध्य, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये तो हो गया आपका अक्षांश की स्थिति क्लियर। अब देशांतर आप बार बार लिख रहे हो, तो अब देशांतर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखा मिलती है, आप एक गेंद को या फुटबॉल को अपने दिमाग में इमेजिनरी बना, या ग्लोब आपने देखा हो, उसी तरीके का हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके की रेखाएं जो ये अर्धवृत्त होती है,
जैसे कि अक्षांश देखी जाए तो यदि कोई गेंद को आप काटोगे, है ना, और ठोस गेंद हो तो पूरा एक गोल निकलेगा, यानी अक्षांश गोल होते हैं, जबकि देशांतर अर्धगोल होते हैं। तो साहब यहाँ क्या समस्या है, यहाँ 0 डिग्री के हम बीच वाली लाइन को मान लें? नहीं, यहाँ सभी देशों ने एक राय रखी, क्योंकि ये रेखाएं काल्पनिक है, कहीं फिक्स तो है नहीं है, तो रखा गया कि साहब लंदन का ग्रीनविच को हम एक क्या मान लेते हैं, एक 0 डिग्री मान लेते हैं कि साहब यहाँ से हम 0 डिग्री मानेंगे। तो ये जगह इसी को बोलते हैं ग्रीनविच। सारा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। कहाँ है? लंदन में। अभी आप पर इतना जान जाए पढ़ते समय कि आपको कहीं डाउट ना हो। तो जब हम 0 डिग्री के पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्वी देशांतर। और जब आप पूरा पृथ्वी एक राउंड सर्किल लगा लेते हैं, यानी 360, तो जैसे भी अक्षांश कितने होंगे? 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे, 180 और एक आपका भूमध्य रेखा, तो 181 होती। ऐसी अभी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। देशांतर रेखाएं 180 180 यानी 360, तो ये पूर्वी देशांतर हो गए। और 0 डिग्री के हम यदि पीछे जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम पश्चिमी देशांतर। तो अब आप यहां एक चीज समझें। क्या समझें? भारत कहां है? 0 डिग्री के पूरब में है, तो अब पूरा ही पूरब होगा, यानी ये पॉइंट भी पूरब होगा और ये पॉइंट भी पूरब होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी अलीराजपुर पूरब में लिखा जाएगा और सिंगरौली भी कहां लिखा जाएगा? पूर्वी देशांतर में, क्योंकि भारत ही पूर्वी देशांतर में है। आई आपको बात स्पष्ट? ठीक। बाकी गुजरात के यहाँ सरक्रीक से निकलती है जो रेखा, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और अरुणाचल प्रदेश से देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, किबूथी नामक जगह से है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मध्य प्रदेश का भी अभी हम बता ही चुके कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका कहाँ तक? 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। अब एक और देखो आप, इस पृथ्वी में को हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें 4 गोलार्ध देखने को मिलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये 2 देशांतर के होंगे। यदि हम इसको काटें इस पृथ्वी को, तो मान के चलो इस तरीके से निकलेगा उत्तरी गोलार्ध, और ऐसा काट दें तो दक्षिणी गोलार्ध, और अब मान लो हम देशांतर काट रहे हैं तो इस तरीके से होंगे, यानी इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इसको पश्चिमी गोलार्ध, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी हम कितने गोलार्धों को देखते हैं? 4 गोलार्धों को देखते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, तो मध्य प्रदेश कहाँ है एक्चुअली में? तो मध्य प्रदेश कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी में, तो लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मध्य प्रदेश स्थित है। और भारत भी कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो आप यहाँ एक फैक्ट लिख लें, मध्य प्रदेश कहाँ है, कहाँ स्थित है, पूरा ही लिख लें आप, कहाँ स्थित है। तो यहां हम लिखें, यदि अक्षांशीय दृष्टि से बात करें, अक्षांशीय दृष्टि, तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये आपका है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। और यदि हम देशांतर दृष्टि से देखें तो ये है आपका पूर्वी गोलार्ध में। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मध्य प्रदेश है कहाँ एक्चुअली में? तो इन दोनों से ही हम देखें तो मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। देखो भारत के लिए तो प्रश्न बन ही चुका है, संभवतः मध्य प्रदेश पीसीएसई पूछ ले कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि हमने पूर्वी क्यों लिखा और नीचे आपको उत्तरी क्यों लिखा। चलिए ठीक है, इसको हम रफ करते हैं अब, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है ये ग्लोब में, तो मध्य प्रदेश को आपने देख लिया। ठीक है, अब क्योंकि हम बार बार ये अक्षांश देशांतर लिख रहे हैं, थोड़ा आप इसको भी जान लें, क्योंकि आपके यहाँ अभी विश्व भूगोल तो नहीं है प्रीलिम्स में, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी मिनी सिलेबस में, तो आप यहाँ हमसे थोड़ा सा उसको जान लें। आपका एक तो हमें डाउट यहाँ से क्लियर किया है कि क्यों हमने चलिए अब थोड़ा सा बेसिक और जान लीजिए कि इतना सा आपने जाना है कि अक्षांश देशांतर होते क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, ये थोड़ा सा आप जान लोगे तो आपको थोड़ी सहूलियत होगी।
क्योंकि आज ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ज्योग्राफी के आपको बेसिक सारे क्लियर होना चाहिए। तो हम हेडिंग ही डालेंगे अक्षांश एवं देशांतर। क्या लिखेंगे हम? अक्षांश, इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। याद रखने के लिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखना, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? लैटिट्यूड होती हैं। एवं देशांतर। थोड़ा सा आप इनको जानिए, क्योंकि अभी तो हमने आपको स्थिति बता दी, ठीक है। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ये दोनों जो रेखाएं हैं आपकी, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये कैसी हैं? काल्पनिक हैं। यानी ये पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींची नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। तो लिखेंगे यह दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। यह दोनों ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। कई बार तो यही प्रश्न आ जाता है कि ये कैसी रेखाएं हैं? वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम अक्षांश को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि फिर आपको मध्य प्रदेश का भूगोल हो, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। अक्षांश को हम यहां देखें, हम इसको फिर से एक सर्कल बनाते हैं, यानी पृथ्वी बनाते हैं, और ये बीच से एक रेखा खींचते हैं। इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री। और इसके कई नाम हैं, जैसे इसके नाम कई हैं, हमने बोले तो कौन कौन से नाम हैं? जैसे इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा एक नाम। दूसरा इसी को बोलते हैं हम विषुवती वृत्त, क्योंकि यही सबसे बड़ा वृत्त है, सर्कल है, विषुवती वृत्त। और इसी को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये क्या? आप यहाँ इसकी परिभाषा भी लिख लें। उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर की तरफ क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। 2 चीजें आप जान ही चुके हैं, बड़ा सरल है। और तो इसकी हम यदि डेफिनेशन बोले तो क्या लिखोगे आप? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजन करने वाली रेखा को या बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं आप भूमध्य रेखा या विषुवती वृत्त या इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा है ये। अब हम, ये आपका उत्तरी नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ कितने डिग्री बना सकते हैं? हम यहाँ 90 ऐसी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, हर एक डिग्री पर एक होगी। तो इस तरीके से हम कितनी बना सकते हैं? हम बना सकते हैं आपकी 90 रेखाएं, ठीक है। माने ये आपका 23.5 डिग्री हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? हम कर्क रेखा बोल जाते हैं। और इसी तरीके दक्षिण में भी हम 90 बना सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ आपका क्या बनेगा? 23.5 डिग्री दक्षिण में है, तो उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। आगे हम कभी इसको और डिटेल करेंगे। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ हम कितनी बनेंगी? 90 अक्षांश हम बना सकते हैं। और दक्षिण में देखा जाए तो 90 यहाँ बना सकते हैं और एक बीच में है। तो कुल कितने हो गए? यदि कुल कितने अक्षांश है आपसे पूछा जाए, कुल अक्षांश, तो अक्षांश हो गए आपके 90 प्लस 90 और एक क्या आपका विषुवती वृत्त, तो 181 हो गए कुल। अब इनके बीच में मान लो आप इस यहाँ 1 डिग्री पर आप हो, 2 डिग्री पर हम खड़े हैं, तो हमारे और आपके बीच की दूरी कितनी होगी? मतलब 1 डिग्री का अंतर देखा जाए तो 111 किलोमीटर का होता है। और कोई भी रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी सारी रेखाएं आपको समानांतर देखने को मिलेंगी,
ठीक है। अच्छा, हमने अक्षांश को हम देखा जाए, आप कोई भी अक्षांश को यदि काटे इसमें से तो पूरा सर्किल निकलता है, यानी अक्षांश को हम रेखाएं बोल दे रहे हैं। अक्षांश क्या है? एक पूर्ण वृत्त है। तो इसको लिखेंगे हम, अक्षांश क्या है आपका? एक अक्षांश पूर्ण वृत्त है, इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे जी, पूर्ण वृत्त है, क्योंकि देशांतर अर्धवृत्त होगा भी आपको, पूर्ण वृत्त है, सर्किल है ये आपका। क्योंकि जैसे ही आप एक कोई बॉल हो, ठोस हो, आप उसको पूरा काटे तो कैसी निकलेगी? यदि आपने ग्लोबी देखा हो तो पूरा एक राउंड चक्कर लगाएंगे तो एक सर्किल होता है, यानी वृत्त बना होता है। ठीक है, तो आपने इतना जाना यहाँ कि भाई एक अक्षांश की 1 डिग्री यदि अक्षांश की दूरी पर कोई खड़ा है तो कितना अंतर होता है? 111 किलोमीटर का होता है। सबसे बड़ा अक्षांश देखा जाए तो भूमध्य रेखा है। कितने अक्षांश होते हैं? तो ये आपके 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे दक्षिण में, और एक आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब हम थोड़ा यहीं और आपको डिस्कस करा देते हैं, क्योंकि कई अक्षांश होते हैं, कई अक्षांशों के स्पेशल नाम है। 90 तो नहीं है, जैसे कर्क रेखा हुआ है ना, आपका मकर रेखा हुआ, आपका आर्कटिक वृत्त हुआ, है ना। तो जो कुछ भूमध्य रेखा भी क्या है? एक वृत्ति है। तो कुछ प्रमुख है, उनको हम यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको अब सारी चीज़ें आपने देख ही ली है, तो इसको और अच्छे से देख लें, क्योंकि फिर आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होएगा। और बाकी हमने आपको शुरुआत का ही फर्स्ट सर्कल में ही ये चीज़ें आपको वैसे भी वहाँ बता दी। और थोड़ा जाने अक्षांश के बारे में, यानी कुछ प्रमुख अक्षांश। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख अक्षांश, जिसके कुछ स्पेशल नाम हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा, सागर बोल दिए तो ये हो गया आपके भूमध्य रेखा। ये भी क्या है? एक अक्षांश है। और ऊपर नॉर्थ पोल है ही। अच्छा, नॉर्थ पोल पर जब अपन पहुंच जाएंगे यहाँ करते करते, तो ये पॉइंट्स के रूप में होता है। नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल बिंदु के रूप में। ठीक है, अब इस तरीके की हम यहाँ से क्या होंगी, मान के चले, अब सारा नहीं लिख रहे हम, एक जो वृत्त बनता है, मान के चले ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भी क्या है? एक अक्षांश है। और ये कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है, नॉर्थ में, उत्तरी पर। इसी तरीके से हम यदि नीचे की तरफ देखें, यानी दक्षिण की तरफ देखें, तो यहाँ 23.5 डिग्री हम दक्षिण में जाएंगे, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब हम और ऊपर चले, और ऊपर गए हम, यानी 66.5 डिग्री पर पहुंचे नॉर्थ में, तो इसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त है। और इसी तरीके से हम दक्षिण में चलें 66.5 डिग्री तक, तो इसको भी बोलेंगे हम 66.5 डिग्री साउथ में, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और फिर आप साउथ पोल, इस तरीके से रेखाएं जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो एक पॉइंट्स के रूप में हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना। अब एक और जान ले आप यहाँ, सूरज जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के में ही पूरे साल भर में मूव करता है। ठीक है ना, यानी यदि हम यहाँ सन की स्थिति को देखा जाए, यहाँ देखें हम इसको, तो ये कहाँ तक जाता है? कर्क रेखा तक पहुँचता है ऊपर, और आपका यहाँ इसी के बीच में, इसी के सापेक्ष वो अपना घूमता है। तो ये जो रेंज होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। अभी आप पढ़ेंगे वन वगैरह तो हम बार बार इस शब्द का उपयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र कौन सा हुआ? उष्णकटिबंधीय, यानी यहाँ गर्म क्षेत्र कह सकते हैं इसको, कटिबंध, ये उष्णकटिबंध है। और इसके ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण है। शीतोष्ण क्यों बोला? क्योंकि यहाँ ठंडा गर्म दोनों मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर चले हम तो यहाँ शीत हो जाएगा, शीत यानी उत्तरी शीत, शीत कटिबंध, यानी अब यहाँ शुद्ध बर्फ है। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा, दक्षिण लगा दें, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ फिर वो शीत है, मतलब शुद्ध बर्फ जमी हुई है यहाँ। ठीक है,
अब सूरज क्योंकि यहाँ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में मूव करता है। अब एक प्रश्न आता है कर्क रेखा पर सूर्य कब उत्तरायण होता है, यानी कब बिल्कुल लंबवत किरणों से चमकता है, तो वो डेट है आपकी 21 जून। और जो भूमध्य रेखा है यहाँ 2 बार आता है आपका, एक तो 23 मार्च और एक आता है आपका 23 सितंबर। 21 मार्च है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 बार यहाँ होता है। और मकर रेखा पर आता है 22 दिसंबर को। तो जब एक ऐसी समझने वाली बात है, यदि मान लो मकर रेखा पर सूरज है, यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ेगा आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में तो गर्म होगा 22 दिसंबर को, और भारत में क्या 22 दिसंबर ठंडियाँ पड़ती हैं। तो ये आपको साधारणता यहाँ जानना, क्योंकि भाई सूरज यहाँ है, मान के चलो 21 डिग्री पर ही आ गया, 21 जून पर आ गया, तो सूरज की यहाँ तक किरणें जाएंगी, यहाँ तो रहेंगी, तो यहाँ तक किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पहुँच जाएंगी अभी, पर यहाँ से गायब हो जाएंगी। यानी मान के चलो 21 जून को सूरज यहाँ है, अभी कर्क रेखा पर क्या हो रहा है, उत्तरायण है, तो सूरज यहाँ कर्क रेखा पर गर्मी पड़ने लगी और यहाँ पूरे में रोशनी है। अच्छा, यहाँ फिर तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, फिर भी अब यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, यानी दक्षिण तरफ। तो आपने देखा होगा जो आपको ध्रुवों साइड 6 महीने की रात हो जाती है, 6 महीने का सूरज होता है। वो सारा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो, उतना नहीं ध्यान रखना है आपको। अभी आप यहाँ ये कुछ अक्षांश थे जिनको आपको ध्यान रखना था, ये भी आप उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, ये भी अक्षांश ही है, ठीक है। तो ये कुछ अक्षांश जिनको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, वो आपको हमने यहाँ बताए। अब गिनती हम बता ही चुके हैं कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 181 होती हैं, ये है ना। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा देशांतर को देख ले रहे हैं, क्योंकि फिर आपको ठीक है, क्योंकि ये आप फिर वहाँ जानोगे नहीं, तो यहाँ आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया कहाँ अंटार्कटिका वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है। और क्योंकि कर्क रेखा हमें बताना जरूरी था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें भी चीज़ें आपको एक बार बताएंगे। अब हम एक नज़र किस पे देख लें, हम एक नज़र डाल देते हैं आपके देशांतर पर। इसके बाद हम अपने एमपी के टॉपिक पर वापस आ जाएंगे, देशांतर रेखाएं। इसको भी हम एक सर्किल से ही देखेंगे, इसको अर्थ बोलते हैं, ये अर्थ हुआ एक, और ये तो आपका भूमध्य रेखा है ही, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और सभी देशों ने डिसाइड किया है कि ग्रीन वेज जो होगा, भाई यहाँ क्लियर थोड़ी है कि कहाँ देशांतर बना है, आप क्या कहोगे बीच वाली रेखा बना लें, नहीं, सब क्योंकि फिक्स थोड़ी है, तो सभी देशों ने तय किया कि साथ जो आपका ग्रीन वेज है, कहाँ है ग्रीन वेज रेखा, लंदन में है ये, और यहाँ इन्होंने 0 डिग्री माना है सबकी सहमति से। तो 0 डिग्री के जब भी हम पूर्व में जाएंगे तो इसी को हम पूर्वी क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। और पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो इसको हम पश्चिमी देशांतर बोलेंगे, ये अभी हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले। अब कोई ग्लोब है तो भाई एक पूरा चक्कर लगा दी है तो कितना होगा, यदि हम इसी को बांटा जाए तो आपको 180 होती है पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। भाई कोई भी आप पूरा एक सर्किल लगाओगे तो कितने डिग्री चल गए आप, 90 90 90 90, 4 90 हो गए, यानी 360 हो गए। तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई आपकी, कुल देशांतर रेखाएं। और ये एक अर्धवृत्त होता है, ठीक है ना, ये एक अर्धवृत्त है, आपको ये भी जानना है, जबकि वो क्या होता है, फुल वृत्त होता है। क्योंकि आप इसको काटें तो एक आधा ही तो निकलेगा, पूरा कहाँ निकलना है। कोई बॉल को आप 20 से काटे ठोस हो तो कैसा निकलेगा, आधा ही तो निकलेगा, 20 से उसको काट। तो कितनी हो गई, 360 हो गई। तो 360 जो है आपकी घूमती है, 360 घूमती है पृथ्वी। तो कितना पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगा होगा, 24 आवर। यदि हम इसको मिनट में बदल दें तो 1440 मिनट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यदि 1 डिग्री की बात की जाए तो 1440 डिवाइड बाई 360 काटें
तो ये कितना होता है 4, यानी 1 डिग्री हमें चलने में कितना समय लगता है 4 मिनट। तो यदि हमें 15 डिग्री चले, हम 15 डिग्री चलेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, या इसी को हम 1 बोल दें। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रख लें, क्योंकि समय निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री का अंतर आ रहा है तो 4 मिनट का समय लग गया होगा, और 15 डिग्री का अंतर आ रहा है तो आपको कितना समय लग गया होगा 1 घंटा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें तो सब आप कहाँ देखते हो, बाकी चीज़ें देखते हो आप। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ दूरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दूरी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ विषुवतीय रेखा पर 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। और क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा जब आप यहाँ पहुँचेंगे ध्रुव के साइड तो दूरी कम होगी, तो लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दूरी देखने को मिलती है वो हमें भूमध्य रेखा पर मिलती है, और जो सबसे कम दूरी देखने को मिलती है वो हमें ध्रुवों पर मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखना चाहो तो लिख लें, देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है, और सबसे कम कहाँ मिलेगी, सबसे कम ध्रुवों पर। ठीक है, इस तरीके से आपने एक थोड़ा सा जाना अक्षांश देशांतर क्या होती है, कितनी होती हैं, कितनी उनकी दूरियां होती हैं 1 डिग्री के अंतर पर, है ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक जाना। और सबसे पहले आपने ये भी जाना कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है यही है भौगोलिक स्थिति असल में। अब हम ये आपने जान ही लिया है, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर, यानी हम अपने टॉपिक पर आते हैं एमपी के। पर ये आपको नहीं बताते तो कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक हैं वो कमज़ोर बने रहते हैं, या फिर आपकी ज्योग्राफी पहले से अच्छी हो। ठीक है, तो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने थोड़ा सा ये जान लिया है तो आपको इस टॉपिक को या ज्योग्राफी पढ़ते समय कुछ आपको डाउट्स नहीं होंगे। अब बात आती है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। ठीक है, इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल। ठीक है, मध्य प्रदेश ही पढ़ रहे हैं तो उसको लिखना चाहे तो लिख लें, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। बिल्कुल याद ही रखेंगे आप इसको, 308,252 वर्ग किलोमीटर, ये तो हो गया क्षेत्रफल। या कई बार आपने देखा होगा 308 लिखा हुआ है और 245 है, ये 7 किलोमीटर का अंतर क्या है, इसको आप यहाँ लिखें ब्रैकेट में, किरार घाटी विवाद है, यानी यहाँ किरार घाटी विवाद है जिसको छत्तीसगढ़ अपना हिस्सा मानता है और मध्य प्रदेश सरकार उसको अपना मानती है। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लिख लेंगे यहाँ किरार घाटी विवाद के कारण। ठीक है, अब देश में क्या प्रतिशतता के आधार पर इसका है, तो लिखेंगे देश में क्या स्थिति है, देश में लिखेंगे आप 9.38% मध्य प्रदेश का एरिया बनता है। ठीक है, और इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। अगला तथ्य लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। यही नोट में लिख लेंगे तो पहला कौन सा है, कई बार बन जाता है प्रश्न, तो पहले पर आप राजस्थान लिख लेंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र है, और चौथा लिखना चाहो तो आपका यूपी है। ये हो गया क्षेत्रफल की बात। अब एक और यही हम करेंगे क्लियर कि आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकली है, तो अब आप अगली सब हेड डालें कर्क रेखा। अब हम सारा वही पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में हम प्रायः देखते हैं। कर्क रेखा क्या, तो लिखेंगे आप कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा पर विचार किया जाए तो मध्य प्रदेश के मालवा, ये मालवा रीजन है, तो मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश के
मालवा के मध्य से निकलती है, मध्य से निकलती है। एक तथ्य जाना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माही नदी कर्क रेखा को आपको 2 बार क्या करती, काटती है। माही नदी कहाँ, धार के मिंडा गांव से निकली हुई है। हम उस जब नदियों के टॉपिक पे होंगे सारा कुछ कराएंगे। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब हम वो आपको 14 जिले भी लाइन से लिखा दे रहे हैं, और कहाँ डाउट बनता है वो भी आपको यहीं बता देंगे। देखिए कहाँ से निकलेगी, रतलाम से प्रारंभ होगी। यहाँ रतलाम पड़ता है आपका, रतलाम के बाद कौन सा जिला पड़ता है आपका, उज्जैन। तो रतलाम के बाद उज्जैन जाएगी, उज्जैन के बाद आगर मालवा, शाजापुर नहीं जाएगी, ध्यान रखेंगे। आगर मालवा के बाद हम देखेंगे आपका राजगढ़ जाएगी। राजगढ़ के बाद आप देखेंगे सीहोर और आपका भोपाल, ठीक है। सीहोर भोपाल के बाद आप देखेंगे विदिशा के बाद देखना है आपको रायसेन सागर दमोह, दमोह के बाद आप देखें जबलपुर, कटनी, और कटनी के बाद आप देखेंगे उमरिया और शहडोल, अब यहां काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपके 14। तो ये हो गए आपके 14 जिले जहां से निकलती है। अब एक नोट लिखेंगे जहां आपको बार बार डाउट आता है, नोट याद रखेगा तो डाउट नहीं आएगा। क्या लिखोगे आप, शाजापुर और सीधी सिंगरौली। यही डाउट लगने लगता है कई बार, सीधी सिंगरौली से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। यही 2 डाउट लगेंगे आपको। कई बार लगने लगता है शाजापुर से निकली है जबकि नहीं निकली है, दूसरा आपको सीधी सिंगरौली, कई बार डाउट आ जाता है। अब हम मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है, अब अगला हम फैक्ट लिखेंगे। कर्क रेखा देख ली हमने, अब सारा हम मध्य प्रदेश से ही संबंधित चीजों को देखेंगे। वो शुरुआत में हमें अक्षांश देशांतर इसलिए बताना जरूरी था कि आपकी समझ बन सके। यानी ये 21 डिग्री लिखा है तो ऐसा आप ना समझे क्या है, रट ले हम बस, तो रटना नहीं है आपको उसको। और थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी को भी देख लिया। वहां क्या लिखेंगे हम, पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा लगाता है। 5 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा लगाता है। 5 राज्य कहाँ है, मैप बने हुआ है तो यही बता दे रहे हैं आपको। ये तो हुआ आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और ये आपका हो रहा है यहाँ राजस्थान, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ। और यहाँ इस तरीके से देखें तो ये जो जिले छू रहे हैं तो राजस्थान क्योंकि यहाँ तक है पूरा इसलिए हम उसको उत्तर पश्चिम बोल देते। ये गुजरात राज्य हुआ, और दक्षिण में तो आपको दिख ही रहा है सीधा सीधा महाराष्ट्र, और यहाँ छत्तीसगढ़, सिंगरौली से यहाँ से ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। पहला लिखेंगे हम राजस्थान, दूसरा हम गुजरात कर दे रहे हैं, और तीसरा हम लिखेंगे महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़, और 5वां आपका हो गया
यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, अब बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे मध्य प्रदेश कब गठन हुआ, कितने जिले हैं, कौन कौन से यहाँ राजकीय पशु हैं, वृक्ष है, सारी चीज़ें, राष्ट्रीय गान क्या है, कितने संभाग हैं और मध्य प्रदेश को कितने उपनामों से जाना जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के वो सारी चीज़ें जो हमें सामान्य परिचय में जानना जरूरी है, जैसे ही हमारा सामान्य परिचय 1 या 2 क्लास में होता है उसके बाद हम मध्य प्रदेश के आपके जो टॉपिक है तो हम अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले पठार। एक बार आपको पठार स्पष्ट हो गया, इसके बाद हम कोई भी टॉपिक कहीं से भी इसको पढ़ा सकते हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद।